नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिप डायलॉग। तो आज के इस डिप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या विपक्ष सत्ता पर लगातार ऐसे ही दबाव बनाए रखेगी। क्या बीजेपी में अमित शाह जिस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक घातक साबित हो रहे हैं, इसी तरह से घातक बने रहेंगे। क्या अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? क्या अभी कह सकते हैं मोदी जी अमित शाह को इस्तीफा ले लेंगे? क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं चाणक्य हैं, क्या चाणक्य को इस्तीफा लेना मतलब हो सकता है कि अब इस्तीफा हो जाए? और लगातार अमित शाह फंसे हुए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी ऐसे ही पीछे पड़ी हुई है। और जो 20 तारीख को जो हमला हुआ था, जिस तरह से बर्बरता हुई थी, जिस तरह से डंडे लाठी चले थे छात्रों पर प्रदर्शन के कारण, इसका जवाब के चक्कर में अमित शाह फंसे रहेंगे। और क्या इसका जवाब देंगे और कब जवाब देंगे? क्योंकि अभी देख सकते हैं मानसून सत्र चल रहा है और 15 अगस्त के पहले कह सकते हैं कि जो बिल है जो सरकार लाना चाहती थी, इसके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों को ऐसे धाराशाही कर दी, जैसे कह सकते हैं कि टीएमसी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया गया, खास करके एक बिल को पास करने के लिए। तो क्या अमित शाह झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? लगातार देश में लगातार उन पर नज़र बना हुआ है और विपक्ष उस पर लगातार प्रेशर दे रही है। तो क्या अमित शाह झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? अगर झुकते हैं तो अमित शाह के लिए बहुत बुरा दिन होगा, और अगर अमित शाह नहीं झुकते हैं तो पूरा बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन होने वाला है। अगर अमित शाह झुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं झुकना यानी कि उनका इस्तीफा मांग लेना, जो कि मोदी जी मांग नहीं सकते हैं। और क्या हो सकता है कि जिस तरह से प्रेशर चल रहा है, जिस तरह से संसद में भी मार्च किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी मोदी जी भी प्रेशर में हैं। तो क्या अमित शाह घेरे में बने रहेंगे? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्योंकि अगर अमित शाह इस्तीफा दे दिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी मजबूती से खड़ी रहती थी, वो मजबूती बीजेपी में रहेगी। और अगर मजबूती नहीं रहेगी या अमित शाह बीजेपी में नहीं रहते हैं, उनका इस्तीफा लिया जाता है, तो क्या आने वाला 2029 इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद जिस तरह से जो मोटिव था, जो प्रोपेगेंडा, जिस तरह से अपना रास्ता पर चलते थे बीजेपी के नेता अमित शाह और मोदी जी, तो क्या वो रास्ता में जो कांटे हैं आगे बढ़ते जाएंगे? और अगर अमित शाह नहीं झुकते हैं तो जो कांटे की बात कर रहा है कि वो कांटे ऐसे ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे क्या? क्योंकि सारा कुछ अमित शाह ही देखते थे, चाहे तो इलेक्शन हो या किसी तरह का संसद में भी जो भी बिल आता था उस पर लगातार बोलने का बात या उसको पास करवाने का जिम्मेवारी अमित शाह को रहता था। और लगातार अमित शाह घेरे में हैं। तो क्या अमित शाह जिस तरह से घेरे में हैं, तो अमित शाह के लिए विपक्ष क्या करेगी? उनको माफ़ करेगी कि नहीं करेगी? और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और जिस तरह से सरकार के द्वारा जो प्रवक्ता है बीजेपी का, वो लगातार बोल रहे हैं कि कोई भी गन नहीं चला था, और इसी बीच उसको प्रूफ देने के लिए विपक्ष राहुल गांधी जो गन चला था और जो छात्र वहाँ थे उनके बीच क्या क्या हुआ था, जो गन की बात हो रही कि गन नहीं चला है, उस गन का प्रूफ लेकर के आ गए हैं। जो लड़की वहाँ थी, जो एक लड़की, वो खुद बता रही है कि किस तरह से पैलेट गन चलाया गया था। Would you like to say a word? Talk. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। Little louder. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं।
एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। एक सेकंड हेलो। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। और इससे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा एक चालू हुआ था कि गन नहीं चली थी, ये तो कह सकते हैं कि बिहार में जो गन चला था 2147 वो तो वीडियो में है, और उसको ऐसे ही बना दिया गया, एक मुद्दा बना करके हटा दिया गया कि वो कहीं से आ रहा था, गुस्से में चला दिया या कुछ ऐसा एक प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा चला दिया गया और उनको हटाने की कोशिश, जैसे बीजेपी लगातार कहती है कि उनके विपरीत कुछ चीज़ रहता है तो उसको हटाने में कोई नॉर्मल साइलेंट कर देती है। लेकिन जो प्रूफ जंतर मंतर पर हुआ था, जिस तरह से पैलेट गन चला था उसका प्रूफ मिल गया, जिस तरह से छात्रा को लाठी डंडा भद्र रूप से पीछे से डालने की एक वीडियो जो वायरल हुई थी, वो प्रूफ, जो लड़की वहाँ पर एक मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जिस तरह से गाड़ी को रोक करके खड़ी हो गई थी, वो खुद प्रूफ दे रही है। और ये प्रूफ कहने की कह सकते हैं कि इसका प्रूफ ये है कि अमित शाह ने ये करवाया है। जो अमित शाह की बात कर रहे थे कि अमित शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, और उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन चला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा मैटर, उसके बाद आगे नॉर्मल पटरी पर चलने लगेगा। जिस तरह से नॉर्मल पहले होता था कि प्रोटेस्ट होते थे, बहुत सारे मुद्दे उठते थे, लेकिन कुछ दिन बाद शांत हो जाता था, फिर अपना नॉर्मल पटरी पर बीजेपी चलती थी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार अमित शाह को घेरे में रखी है और अमित शाह का इस्तीफा लेने की बात कर रही है, और जो प्रूफ मांगा जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जंतर मंतर पर नॉर्मल कुछ हुआ था, जैसे कहा जाता है कि कुछ दिन बीत जाता है तो आदमी दुख दर्द भूल जाता है, उसी तरह से सोच रहे थे बीजेपी के जो नेता हैं या कह सकते हैं अमित शाह कि कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम लोग जो गाइडलाइन में जिस तरह से प्रेशर में चलते हैं विपक्ष को साइडलाइन करके, उसी तरह से फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। तो क्या अमित शाह का इस्तीफा हो ही जाएगा? और जिस तरह से प्रूफ मिल रही है उससे कहीं की कह सकते हैं कि अमित शाह घेरे में हैं, और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हम घेरे में हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर मजबूती होता तो आप संसद में जा कर के जवाब देते, जिस तरह से आप जवाब देते, तो कहीं कि अमित शाह घुटनों पर हैं, और विपक्ष जो घुटनों पर लाने की कोशिश कर रही थी, जो उनको कहा जाता था कि विपक्ष अपना विपक्ष का काम नहीं करता है, और विपक्ष इस तरह से काम करने लगा है। और उसके पीछे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो जिन प्रोटेस्ट किए थे जंतर मंतर पर, उनका सपोर्ट कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं और उनको अंदर अपने साइड ला रहे हैं, और उनकी आवाज़ को जिस तरह से मजबूती से उठा रहे हैं, जिससे अमित शाह, मोदी जी तो पहले ही झुक गए हैं, जिस तरह से रील बनाया गया और छात्रों को माफ़ किया गया और छात्रों को फिर से परेशान किया जा रहा था। अभी तो थोड़ा नॉर्मल है ये, लेकिन अमित शाह के बारे में बात करें तो अमित शाह का इस्तीफा के बारे में अभी तक चर्चा चल रही है कि अमित शाह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो संसद में आकर के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस पर सियासत लगातार बनी हुई है। और कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर है, और कह सकते हैं कि बीजेपी भी बहुत घुटनों पर है। तो क्या अमित शाह का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे अमित शाह। तो पहला एक दो मैटर है कि इस्तीफा दे देंगे या नहीं देंगे। पहला नंबर ये है कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा, और इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा। दो ही लाइन हो सकता है। तो पहला लाइन पे बात करते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा। अगर अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं या उनसे मोदी जी इस्तीफा ले लेते हैं तो इसका असर क्या होगा। जो बीजेपी इतना मजबूती से
खड़ी रहती थी चट्टान की तरह, उस मजबूती का क्या होगा? एक धर्मेंद्र प्रधान के जाने से ही एक कह सकते हैं कि रास्ता पर चलने वाला आदमी उसको एक साइड लाइन कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि जो डिक्टेटर की बात करते हैं, संविधान के अनुसार से नहीं, लगातार अपने अनुसार से आगे बढ़ रहे थे स्पीड से, उस स्पीड में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद जो ब्रेक लगा है, अगर अमित शाह पर इसी तरह से अगर वो ब्रेक लग जाता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ तक ही जान सकते हैं कि पूरा बीजेपी या कह सकते हैं कि मोदी जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है या अमित शाह से हम इस्तीफा ले लेते हैं, मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि अगर अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीजेपी के अंदर ही जो नेता हैं, जिनको प्रेशर दे दे करके शांत किया जाता है, और पूरा बीजेपी में यही एक चर्चा चलती है कि दो ही नेता हैं, अमित शाह और मोदी जी। फर्स्ट बगावत जो स्टार्ट होगा, विपक्ष तो नॉर्मली लगातार लगा रहता है कि सत्ता को प्रेशर दें और उनको झुकाने की कोशिश करें, लेकिन अगर अमित शाह का इस्तीफा हो जाता है तो बीजेपी के अंदर जो नेता हैं, मुरली मनोहर जो हैं, वो तो ऐसे भी लगातार जब से प्रोटेस्ट हो रहा है उस दिन से छात्रों के साथ में हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। लेकिन अगर मोदी जी का इस्तीफा होता है तो फर्स्ट बगावत शुरू होगा बीजेपी के अंदर नेताओं से, जिस तरह से उनको प्रेशर दे करके कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई हो मंत्रालय तो दे दिया जाता है, लेकिन उनका दायित्व जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया इसीलिए कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, या कोई मंत्रालय किसी को दिया जाता है तो वो अपने अधिकार के अनुसार से लोगों को बताए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे सही किया जाए। और ये बीजेपी में किसी तरह का कह सकते हैं कि कोई भी नेता कोई भी रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं होता है, और अगर किसी नेता या किसी मंत्री के ऊपर आवाज़ उठती है तो उनको बचाने के लिए भी पूरा कह सकते हैं कि अमित शाह और जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, अभी कह सकते हैं पूरा प्रधानमंत्री तो पूरा भारत के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी उनको बचाने के लिए सामने आते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि 1 महीने से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसमें मांग हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इस्तीफा चाहिए, लेकिन उनको इस तरह से बचाया जा रहा था। लगातार 1 मंथ से प्लस प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बचाया जा रहा था, और उनको लास्ट में जब देखा गया कि जितना भी छात्र हैं, जो प्रोटेस्ट है कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी मंत्रालय जो आवाज़ है, अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है तो डिपार्टमेंट में मंत्रालय में जिस तरह से आवाज़ ऊपर उठने लगेगी, इसका सहन बीजेपी नहीं कर पाएगी। और मोदी जी और अमित शाह दो ही हैं, अगर अमित शाह साइड हो जाएंगे तो मोदी जी के बस में नहीं है। पूरा मंत्रालय को जितना भी नेता है उनको जिस तरह से प्रेशर दे करके रखा जाता है और एक ही आवाज़ उठता है, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो बता रहे थे कि अमित शाह का इस्तीफा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट तो ये होगा कि पहले मंत्रालय से ही, बीजेपी से ही जिस तरह से बगावत शुरू होगा उसको बीजेपी संभाल नहीं पाएगी। दूसरी बात करें तो अमित शाह का अगर इस्तीफा होता है तो जिस तरह से बीजेपी को संभाल करके चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, अगर अमित शाह का इस्तीफा हो जाता है तो जिस तरह से कंट्रोल कह सकते हैं कि नौकरशाह कह सकते हैं कि सीबीआई, ईडी या संसद की भी बात करें, इलेक्शन जो जिस तरह से खड़ा होकर कह करके जीतते हैं और जिताते हैं बीजेपी को, ये मजबूती और कोई नेता में अभी नहीं दिख रहा है। कोई नेता के अंदर नहीं है ये दम कि कह दे कि हम ये इलेक्शन है और इसको हम जीत कर दिखाएंगे, और ये काम अमित शाह करते हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क जो अमित शाह करते हैं कि इलेक्शन जीतना, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है तो इलेक्शन तो जीतना ही होगा, और इलेक्शन जीतने के लिए अमित शाह ही काम करते हैं। तो अगर अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं तो आगे आने वाला इलेक्शन जो कि कह सकते हैं कि 27 में यूपी में इलेक्शन है, जो कि भारत का राजनीति तय करता है, लोकसभा के राजनीति तय करता है। तो क्या 27 में अमित शाह झुक जाते हैं अभी तो 27 का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बीजेपी के पाले से साइड हो जाएगा, विपक्ष में चला जाएगा, ये भी बड़ा मुद्दा है।
कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है तो ये होगा। यहाँ पर एक और अभी तुरंत ताज़ा अपडेट है। ताज़ा ही 2 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, बांकीपुर का इलेक्शन हुआ जिसमें अभी बीजेपी का अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ पर सीट पर जीते हुए थे और लगातार 15-20 साल से जीतते आ रहे थे। कंफर्म नहीं है कि कैसा है, लेकिन लगातार 15-20 साल से जीतते आ रहे थे। और वहाँ पर जिस तरह से नेता का टिप्पणी आ रहा था तो वहाँ पर कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए बीजेपी की सीट से तो वो भी जीत जाएगा। और अभी देखें कि जिस तरह से कह सकते हैं कि अमित शाह साइड हुए हैं और जैसा अपडेट आ रहा है सूत्रों से कि अमित शाह उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। और जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है और बीजेपी का अध्यक्ष का सीट पर हार हुआ है, इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या मजबूती है अमित शाह को लेकर के, इसका प्रूफ जल्दी ही मिला है। तो अमित शाह का अगर इस्तीफा होता है, अगर अमित शाह को हटा दिया जाता है या कोई मंत्रालय में भी चेंज कर दिया जाता है, तो जो अंदर अमित शाह के अंदर जो एक मजबूती होता है जिससे खड़े रहते हैं, वो जो ताकत मिलती है अमित शाह को, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आएगा और आगे हो सकता है कि उतना ध्यान नहीं दे और इलेक्शन जितवाने का काम अमित शाह का रहता है। तो आगे का इलेक्शन भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। फर्स्ट बता रहे थे कि अंदर बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उसी में बगावत शुरू होगा, दूसरा इलेक्शन हारना शुरू कर देंगे। तीसरा एक और बात कर सकते हैं कि जिस तरह से नौकरशाह को या कह सकते हैं कि सीबीआई ईडी जितना भी हैं जिस तरह से कंट्रोल करके रखे हैं और किसी तरह का कोई भी कंपनी हो या किसी तरह का नेता हो या किसी तरह का विपक्ष का नेता हो, अगर ज़्यादा आवाज़ उठाने लगता है तो उसको कैसे कंट्रोल करके प्रेशर दे करके घुटनों पर बैठाना है, ये अमित शाह जानते हैं। तो अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है तो कितना बड़ा कमजोरी बीजेपी के अंदर आएगा, आप सोच सकते हैं। तो ये तो बात रहा कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा तो क्या होगा, जो कि हमें नहीं लगता कि अमित शाह का इस्तीफा होगा। अगर अमित शाह का इस्तीफा होता है, पूरा बीजेपी का इस्तीफा, बीजेपी सत्ता से बाहर। दूसरी बातें कर रहे हैं कि अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो क्या होगा। जिस तरह से विपक्ष उनको घेरे हुई है और अमित शाह घिरे हुए हैं, प्रेशर में हैं, उस तरह से अगर अमित शाह को कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, जिस तरह से विपक्ष बोल रहा है, संसद में आकर के बताएं कि उस दिन क्या हुआ था। छात्रों पर लाठी चार्ज करने के लिए, गैस के गोले दागने के लिए, बुलेट गन चलाने के लिए क्या अमित शाह आदेश दिए थे? ये आकर के संसद में बोले और जब बोलने की बात आ रही है कि उनका स्टेटमेंट अगर संसद भवन में आ जाता है कि आप आदेश दिए थे या नहीं दिए थे, अगर उनका स्टेटमेंट आ जाता है संसद भवन में कि वो आदेश दिए थे, तो कहने के जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है और उनका टीम पीछे पड़ी हुई है कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, क्या वो आतंकवादी थे? पायलट गन क्यों चलाया गया, क्या वो आतंकवादी थे? शांति से प्रदर्शन तो कर रहे थे, और वो भी कोई बॉर्डर में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या कोई ऐसा बॉर्डर हो जहां आतंकवादी हमला होता हो, वहां प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो कह सकते हैं कि चलो वहां पर आतंकवादी या किसी तरह का देशद्रोही घुस जाते हैं। लेकिन ये तो दिल्ली है, दिल्ली आपका राजधानी है और आपके राजधानी का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। दिल्ली का पुलिस गृह मंत्रालय के पास होता है। तो उस जंतर मंतर में इस तरह के व्यक्ति कैसे ढुक गए? और कॉकरोच जनता पार्टी तो लगातार बोल रही है कि हम तो धरना प्रदर्शन शांति से कर रहे थे, और लगातार बहुत कह सकते हैं कि बहुत हद तक बहुत शांति से किया गया। इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि कह सकते हैं कि गांधीवादी नीति पर चलने पर क्या मजबूती होता है, जो कि अभी प्रूफ हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। ये गांधीवादी का मजबूती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है, स्टेटमेंट उनको देना पड़े, ये तो देना ही पड़ेगा। और विपक्ष जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि 14 तारीख तक, अभी 14 अगस्त तक मानसून चलने का एक संसद मानसून चलने का टाइमलाइन है, अभी उस टाइमलाइन में बिल पारित करना है। तो उसमें नितिन नवीन नहीं कर सकते हैं, किरण रिजिजू विपक्ष से जाकर के मिलने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद को शांतिपूर्ण चलाने की मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण चले।
और आगे जो बिल है उसको पास कर सकें। तो इस पर राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि पहले अमित शाह को संसद में आकर के बताना होगा कि 20 तारीख को जो बर्बरता अपनाई गई थी, जो स्टेप लिए गए थे, जो ऑर्डर आया था, उस पर सफाई दे आकर के अमित शाह कि आखिर वहाँ पर ऑर्डर किसने दिया था। इसका अकाउंटेबिलिटी की बात जो कि शुरुआत से सीजेपी कर रही थी कि एक अकाउंटेबिलिटी या कह सकते हैं कि एक फिक्स हो कि जब कोई गलती होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान थे शिक्षा मंत्री जो कि नीट पेपर लीक हुआ था, उसका जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान थे, तो उनका इस्तीफा लिया गया, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। इसी तरह से अगर 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें जो बर्बरता हुआ है उसका भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, जवाबदेही तय होना चाहिए, जवाब देना होगा, जो कि संसद भवन में बुला करके उनसे जवाब मांगा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अगर विपक्ष के द्वारा जो मांग है जो कि संसद भवन चलने नहीं दिया जा रहा है, जो बिल है उसको पास नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं कि मानसून सत्र के पहले जो बिल का एक वायरल ट्रेंड चल रहा था कि इस बार डिलिमिटेशन जो कह सकते हैं कि जो सीट है 500 से 800-900 करना है, उस पर बिल लाना था। लेकिन जिस तरह से ये मानसून चला है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस बिल को लाने में समर्थ नहीं है, विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। संसद विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह करके अपना जवाबदेही तय करे कि आप बताइए कि क्या हुआ था, आप ऑर्डर दिए थे या दिल्ली पुलिस खुद ये निर्णय लिया, स्टेप लिया और छात्रों पर इस तरह से बर्बरता अपनाए। इस पर भी दो बातें हो सकती है कि अगर अमित शाह बोलते हैं कि मैंने ये कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ये दिल्ली पुलिस खुद ही ली है, फिर अगला सवाल विपक्ष का फिर से होगा कि आपके इशारे के बिना, आपके अंडर में आता है दिल्ली पुलिस, आपके आदेश के बिना कोई स्टेप कैसे ले ली। अगर पैलेट गन चलने की बात हो तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी का बता रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर बार बार अमित शाह फोन करके नहीं पूछ रहे हैं कि पैलेट गन चलाएं कि लाठी चलाएं कि क्या करें। तो इस पर विपक्ष भी बोल रही है कि उस टाइम तो फ़ोन करके नहीं बताया जा रहा होगा, लेकिन एक मीटिंग तो हुई होगी कि 20 तारीख को जंतर में प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, क्या आदेश हैं। क्या सिर्फ लाठी चार्ज कर सकते हैं या वाटर कैनन चला सकते हैं या गैस आंसू के गोले तक चला सकते हैं या पैलेट गन चला सकते हैं। इसका आदेश तो कहीं न कहीं मिला होगा, एक बार तो ज़रूर मिला होगा। और अगर बोलते हैं कि अमित शाह कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, तो कहीं न कहीं जो दिल्ली पुलिस है उस पर सवाल उठती है कि क्या आपके कंट्रोल से बाहर है, क्या आपकी बातों को दिल्ली पुलिस नहीं मानती है। इसमें भी नाकामी अमित शाह का दिखता है कि जब अगर आपसे दिल्ली पुलिस नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर से इस्तीफे की बात होगा अमित शाह का। और अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैंने ऑर्डर दिए हैं, मैंने आदेश दिए थे कि अगर ज़रूरी पड़े तो पैलेट गन चलाया जाए, ये बोलते हैं, तो फिर सवाल उठता है। जब जेनजी है वो सवाल उठा ही देगी। जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, लाठी डंडे, जो डंडे में होता है किल लगा करके मारा गया, पैलेट गन चलाया गया, जिससे एक छात्र का आँख की रोशनी भी जा चुका है, जैसे सूत्रों से मिल रहा है सवाल जवाब। तो फिर जो जेनजी थी कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात कर रही थी, तो फिर से जो कॉकरोच जनता पार्टी है एक वेट कर रही है कि कोई अच्छा मुद्दा मिल जाए जिससे फिर से हम प्रोटेस्ट कर सकें। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की कमेटी जो है संतोष राम का हो या सौरभ दास हो या अभिजीत दीप के हो, ये दावा कर रही है कि आगे इससे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए बड़ा मुद्दा चाहिए। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी में जो छात्र थे जंतर मंतर पर, उनको पीटा गया है। स्पेशल कॉकरोच जनता पार्टी इसके लिए होगा अगर बोलती है, अगर अमित शाह बोलते हैं कि हाँ मैंने ऑर्डर दिए थे, तो अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी आमने सामने होंगे। और जो ठोस, जो कि बोल रहे थे कि ठोस एक मुद्दा मिल जाए कॉकरोच जनता पार्टी को फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए,
वो ठोस मुद्दा कहीं कि अमित शाह दे देंगे, और ये ठोस मुद्दा के साथ फिर से प्रोटेस्ट होता है, जो कि बीजेपी एकदम तैयार नहीं है कि फिर से अगर कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर उतर जाती है और इसी तरह माहौल हो जाता है, और बोल रहे हैं कि उससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और उस प्रोटेस्ट में एक ही मांग होगा अमित शाह का इस्तीफा। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, और यही मजबूती से अगर अमित शाह के पर चला गया तो अमित शाह फिर से उनको इस्तीफा का डर सताने लगेगा और इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्योंकि छात्र जो अभी जेनजी हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, ये पुराने लोग नहीं हैं कि उनको बहुत सारे जो कि मुद्दे होते हैं उससे उनको भटका सकते हैं। कांग्रेस क्या की थी, बीजेपी क्या कर रही है, बहुत सारे मुद्दे थे, हिंदू मुस्लिम बहुत कुछ मुद्दे हैं, उसमें तो डाइवर्ट कर दे रहे हैं। लेकिन जेनजी के पास न तो कोई एफआईआर है, न ही किसी चीज़ का डर है। एक तो अभी उनका कह सकते हैं कि जो जेनजी अभी बहुत छोटे छोटे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का। वो ये नहीं सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर उसमें कुछ होता है तो आगे क्या होगा, उतना समझ नहीं है। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी या जंतर मंतर पर जिस तरह से माहौल बना था, अगर वो माहौल अमित शाह के ऊपर बन गया तो कहीं कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो कहीं कह सकते हैं कि दोनों तरफ से अमित शाह फंसे हुए हैं, और ये कब तक चुप्पी रखते हैं, क्योंकि अभी 14 तारीख तक मानसून है, मानसून सत्र है। इस मानसून सत्र में बहुत सारे बिल भी लाना था, और अगर ये बिल नहीं आता है तो आगे लेट होगा, तो आगे 2029 का इलेक्शन है, उसमें भी ये जो डिलिमिटेशन का एक बिल लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने का कहा जा रहा है ऐसे सूत्रों से कि सत्ता में बने रहने के लिए डिलिमिटेशन कर करके कुछ प्लान है जो कि आगे करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसमें भी पीछे हट जाएगी। तो क्या बीजेपी घुटनों पर है और आगे रहेगी? सवाल बहुत बड़ा है। आप सब जरूर कमेंट में बताइए क्या होगा, क्या अमित शाह स्टेटमेंट देंगे। आप बता सकते हैं क्या स्टेटमेंट में क्या होगा, या तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया था, या ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। तो आप सब ऐसे ही बने रहिएगा, इसी तरह से डीप डायलॉग आप सबके लिए लाते रहते हैं और आपसे बातचीत करते रहते हैं। तो डीप डायलॉग रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।